गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी के अंदर जैसे लास्ट वीडियो में हमने लेखांकन की डेफिनेशन और उसके जो पहलू थे अभिलेखन, पहचान, मापन, संप्रेषण, संगठन के बारे में पढ़ा था। आज हम लेखांकन की विशेषताएं और लेखांकन के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं लेखांकन की विशेषताएं। सबसे पहले क्या आती है? लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की विशेषताएं यानी कि हम लोग लेखांकन को कैसे पहचाने, या एक अच्छा लेखांकन जो होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती है, गुणात्मक विशेषताएं कौन सी होती है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले अपने पास जो आ रही है वो आ रही है विश्वसनीयता। क्या आ रही है? सबसे पहले विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी कि जो उपयोगकर्ता होगा वो सूचनाओं पर निर्भर रहेगा। उपयोगकर्ता सूचनाओं पर निर्भर कैसे? यानी कि जो अपनी सूचना होती है, यानी लेखांकन जो भी सूचनाओं को प्रोवाइड करवाएगा, जो भी सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा वो विश्वास योग्य होनी चाहिए। यानी जो उपयोगकर्ता होते हैं वो उसके ऊपर विश्वास कर सके। जो सूचना होती है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए कि उसके ऊपर सही तरीके से विश्वास किया जा सके। यानी कि जो हम लोग, यानी जैसे हम लोग लेखांकन के अंदर मापन पढ़ा था, अगर हम लोग उसका मापन कर रहे हैं, जैसा हमने मापन किया है वैसे ही अगर हम लोग उपयोगकर्ताओं के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या है, अपनी जो सूचना है वो क्या है, विश्वास योग्य है। यानी हमने सबसे पहले लेखांकन के अंदर हमने क्या किया, मापन किया, और मापन करने के बाद में हमारे पास जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, उसको हम लोग उपयोगकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उसके बीच में कोई भी हेराफेरी नहीं होनी चाहिए, उनको हम लोग वैसे के वैसे ही क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो प्रस्तुत करने और मापन के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे हमने मापन किया वैसे के वैसे ही प्रस्तुत करना होता है। और एक और क्या होना चाहिए, जो अपनी विशेषता होती है विश्वसनीयता, इसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर कोई भी व्यक्तिगत आग्रह नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत आग्रह मीन्स यानी जैसे हम लोग लेखांकन का निर्माण कर रहे हैं, सूचनाएं जैसे हम लोग बना रहे हैं, तो उसके अंदर कभी कभार जो पर्सनल इंटरफेयर हो जाता है, यानी कि कोई सूचनाएं ऐसी होती है जो व्यवसाय के लिए तो उपयोगी है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो क्या है, उपयोगी नहीं है। तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंटरफेयर हो जाता है कि हम इस सूचनाओं को इसके अंदर नहीं डालते हैं। लेकिन हमें लेखांकन के अंदर अगर हमें व्यवसाय को अच्छे ढंग से चलाना है तो हमें जो ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, जो भी उसके अंदर जांच हो रही है वो क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। जांच सही और निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अपने पास जो नंबर 2 पे आती है उसका नेम है प्रासंगिकता। क्या नेम है? प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मीन क्या होता है दोस्तों? प्रासंगिकता मीन्स कोई भी जो अपने पास लेखांकन की जो भी सूचना है उसको अगर हम लोग सही समय पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जो अपने उपयोग करता है उनको अगर हम लोग सही समय पर वहां तक पहुंचा रहे हैं तो वो क्या होगी, प्रासंगिकता होगी। सही समय पर पहुंचाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा यानी कि जो जैसे हमारे पास सूचनाएं आती है तो उससे सूचना आने से पहले हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं कि हमारे पास जो सूचना है वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो जो भी सूचनाएं आ रही है उसके ऊपर हम लोग पूर्वानुमान लगा सके, ताकि जो अगर वो सही समय पर आएगी तभी हम लोग उसके ऊपर जो हमने पूर्वानुमान लगाए है वो फिट बैठेंगे। तो इसके लिए जो है वो प्रासंगिकता जो है वो सही समय पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके लिए हम क्या कर सकें, उसके बारे में पूर्वानुमान लगा सकें। अब पूर्वानुमान के अंदर पूर्वानुमान लगा सकें और साथ में हम लोग जो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य काल के लिए जो भी हम लोग निर्णय लेना चाहते हैं वो हम लोग उसी प्रासंगिकता के आधार पर ही ले सकेंगे। यानी कि अगर हमारे पास सही समय पर कोई भी इंफॉर्मेशन या लेखांकन की जो भी सूचनाएं है, यानी कि व्यवसाय की जो आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड जो हमारे पास सूचनाएं आती है, अगर वो सही समय पर आएगी तभी हम लोग क्या कर सकेंगे, उसके बारे में निर्णय ले सकेंगे कि हमें अब वर्तमान में क्या डिसीजन लेना चाहिए, भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लिए हम लोग उसके अंदर क्या ले सकें, निर्णय ले सकें।
अब इसके बाद में हमारे पास यानी कि जो भी हमने, अब जैसे हम लोगों ने पीछे कोई भी मूल्यांकन किया हो, जैसे लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, उसके अंदर हमने किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया हो कि जैसे ये प्रोडक्ट जो होगा इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ये गुणवत्ता लेकर के आएंगे, तो उसका हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकें। वो कैसे कर सकेंगे, जब हमारे पास सही समय पर वो सूचना प्रोवाइड होगी, यानी कि जो हमारे पास लेखांकन की सूचना है उसकी प्रासंगिकता होगी, सही समय पर हमारे पास आएगी, तभी हम लोग जो पीछे जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में जो भी बोला उसका हम लोग मूल्यांकन कर सकेंगे, उसकी पुष्टि कर सकेंगे। या फिर अगर हम लोग उसके अंदर कुछ भी संशोधन करना होगा, यानी हम लोगों ने जो बात बोली थी वो अब अगर हमारे पास फिट नहीं बैठ रही है तो उसके अंदर हम लोग कुछ संशोधन करेंगे कि हम लोग इसके अंदर ये संशोधन कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग कैसे करेंगे, जब हमारे पास जो सूचना होगी वो सही समय पर पहुंचेगी। इसके बाद में हमारे पास जो आती है नंबर 3 के ऊपर, वो आती है बोधगम्यता। बोधगम्यता क्या होती है, बोधगम्यता होती है कि हम लोगों ने जैसे कोई भी संदेश है हम लोगों ने संप्रेषित कर दिया, यानी हमने भेज दिया, हमने कोई भी संदेश है, अब जिस उद्देश्य से हमने भेजा है उसी उद्देश्य से अगर सामने वाला यानी जो भी हम जिसके पास भेज रहे हैं यानी जो उपयोग करता है वह उसी अर्थ में समझ रहा है जिस उद्देश्य के लिए हमने भेजा है, तो क्या हो गया, एक सही ढंग से संप्रेषित हो गया। यानी कि जो उद्देश्य होता है वो सेम होना चाहिए, जो हम जिस उद्देश्य के लिए भेज रहे हैं उसी उद्देश्य में सामने वाला जो है वो क्या उसको समझना चाहिए, और वो भी कैसे होना चाहिए, हमारी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता पर कोई भी असर ना पड़े, बिना इसके ऊपर प्रभाव डाले, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता पर बिना प्रभाव डाले हमें बोधगम्यता को सक्षम करना होता है। यानी कि हमारा जो मैसेज होता है, जो हमारा संदेश होता है वो उसी संदर्भ में आगे वाले के पास संप्रेषित होना चाहिए जिस संदर्भ के लिए उसको हमने बनाया है, जिस उद्देश्य के लिए हमने बनाया है, जिस उद्देश्य के लिए संदेश प्रेषित किया गया है, उसी उद्देश्य से उपयोगकर्ता जो है वो उस संदेश को समझे, उसी उद्देश्य से उपयोगकर्ता है वो समझे, तो फिर ये क्या हो गया, एक संप्रेषण हो गया। यानी कि कोई भी मैसेज जो होता है वो संप्रेषित तभी माना जाएगा जब उसको हमने जिस उद्देश्य के लिए हमने उसको भेजा है उसी उद्देश्य में सामने वाला उसको समझ सके। तो इसके लिए हमारे पास बोधगम्यता के अंदर क्या आ गई, जिस उद्देश्य के लिए हमने जिस भी संदेश को भेजा है उसी उद्देश्य के लिए वो समझ जाए। अब इसके बाद में 4 नंबर पे अपने पास आती है तुलनीयता। क्या आती है, तुलनीयता। तुलनीयता के अंदर क्या होता है कि दो प्रोडक्ट के बारे में तुलना करना, यानी कि जिनका उद्देश्य सेम हो, दो प्रोडक्ट है दोनों सेम ही काम आ रहे हैं, तो उन दोनों के बारे में हम लोग अगर उनकी तुलना करें, जैसे आजकल जो मार्केटिंग नेटवर्क कंपनी चल रही है, नेटवर्किंग मार्केटिंग चल रही है, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट लेकर के आते हैं वो जो मार्केट के अंदर जो अदर प्रोडक्ट होते हैं उसके साथ उसको कंपेयर करके बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी कंपनी आ रही है नेटवर्क मार्केटिंग वाली, तो कभी बोल दी है कि हम पतंजलि वालों के साथ ये जो इनका प्रोडक्ट है इसके साथ आपको कंपेयर करके दिखाते हैं, तो कभी हमें वो जैसे कोई सोप यानी कि साबुन ही ले लेते हैं, तो कभी हमें वो लाइफ बॉय के साथ उसको मीन्स जो कंपेयर करके बताएगी कि हमारे साबुन के अंदर ये गुण है उसके अंदर ये गुण है, यानी कि अपने गुणों का बखान करना। यानी कि अगर हम लोग उसके साथ, इससे क्या होता है कि हम लोग सामने वाले में कमी नहीं निकाल रहे हैं, हम हमारे जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके हम लोग उसके अंदर गुण बता रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की जो अच्छी विशेषता है, जो गुण है वो हम लोग उनको बता रहे हैं। तो इसके लिए यानी कि वो क्या हो गया, समान उद्देश्य के लिए बनाई गई है, वो जो भी प्रोडक्ट है वो समान मापन के लिए यानी कि समान इकाई के द्वारा बनाई गई है, समान उद्देश्य के लिए बनाई गई है, उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई है। तो उसके लिए जो उसका जो तुलना की जाए वो भी सही समय पर की जाए, सही व्यक्तियों द्वारा की जाए और निष्पक्ष रूप से उसकी तुलना की जाए, जिसके अंदर की अच्छे से तुलना की जा सके। अब इसके बाद में ये हमने लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, जिनमें विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, बोधगम्यता और तुलनीयता आती है। विश्वसनीयता के अंदर जो हमारी जो सूचना होती है वो विश्वास योग्य होनी चाहिए। प्रासंगिकता में हमारे पास सही समय पर पहुंच रहे ताकि हम लोग पूर्वानुमान लगा सकें।
और बोधगम्यता यानी कि हमने जिस उद्देश्य के लिए जिस सूचना को तैयार की है उस सूचना को हम लोग उसी उद्देश्य के लिए उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा दें। और उसके बाद में लास्ट में आती है तुलनीयता, यानी कि किन्हीं दो प्रोडक्ट के बारे में, दो एक जैसे प्रोडक्ट होने चाहिए यानी कि जिनकी कंपनी अलग अलग है और प्रोडक्ट सेम काम के लिए यानी सेम उद्देश्य के लिए हम लोग उसको यूज करें तो उनकी हम लोगों के लिए तुलना करना या उन दोनों का कंपेयर करना। इसके बाद में अब हम लोग लेखांकन के उद्देश्य देख रहे हैं। तो लेखांकन के जो उद्देश्य होते हैं उनमें लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, उपयोगकर्ताओं तक सूचनाएं पहुंचाना। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उपयोगकर्ताओं तक सूचनाओं को पहुंचाना, उपयोगकर्ताओं तक सूचनाओं को पहुंचाना। यानी कि जो लेखांकन होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं और फिर उनको हम लोग उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो लेखांकन किन उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, यानी कि सूचनाएं बनाएंगे, लेकिन सूचनाएं बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स भी कंप्लीट करने होते हैं, जिसके लिए सबसे पहले जो उद्देश्य आता है वो आता है व्यवसाय के लिए जो वित्तीय जो हिसाब किताब रखना होता है ना, वो वित्तीय हिसाब किताब रखना। यानी लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होगा, वित्तीय जो हिसाब होता है वो रखना या वित्तीय व्यवस्थाओं का हिसाब किताब रखना। अब इसके अंदर क्या होगा, यानी कि व्यवसाय के अंदर बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं होती है और उसके अंदर लाभ या हानि जो भी होते हैं, यानी व्यवसाय के अंदर जो आर्थिक क्रियाएं होती है उसके अंदर जैसे क्रय विक्रय यानी कि खरीदना बेचना, या फिर हमें जो कैश प्राप्त होता है, या फिर हम लोग किसी को उधार देते हैं या कैश देते हैं, तो वो सब के सब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी कितना भी बड़ा बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है या छोटा सा भी होता है, अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है उसके अंदर आपके पास कितना भी एक्सपर्ट मैनेजर होता है, कितना भी एक्सपर्ट आपके पास कोई भी ऑफिसर होता है, वो हिसाब किताब को याद नहीं रख सकता। यानी एक दिन के लिए वो याद रख सकता है लेकिन वो उस हिसाब किताब को कंटिन्यू यानी कि लंबी अवधि तक वो याद नहीं रख सकता। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर जो भी हिसाब किताब होता है उसको लिखते हैं। क्या क्या बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, यानी कि कोई भी जो क्रय होता है या फिर विक्रय या फिर क्या, यानी कि प्राप्ति और भुगतान, प्राप्ति व भुगतान, इन सब का हम लोग लेखा करते हैं। लेखा पुस्तकों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन सब का लेखा करते हैं। किस में करते हैं, लेखा पुस्तकों में। तो ये जो यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, फिर लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, व्यवसायिक क्रियाओं का हिसाब किताब रखना या वित्तीय क्रियाओं का हिसाब किताब रखना। इसके बाद में जो नंबर 2 आता है वो आता है अपने पास लाभ या हानि की गणना करना। नंबर 2 क्या आता है, लाभ हानि की गणना करना। अब कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो अगर उसको बिजनेस स्टार्ट की, जैसे एक कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको जब 1 साल हो जाता है तो वो चाहेगा कि अब मुझे पता चले कि मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ है या जो भी लॉस हुआ है, लॉस में चल रहा हूँ या प्रॉफिट में चल रहा हूँ। चाहे कोई कितना छोटा सा भी होगा ना, अगर कोई छोटा सा बिजनेसमैन है, अगर कोई चाय का होटल भी खोल रहा है तो वो भी 1 महीने के बाद में ये कोशिश करेगा कि मुझे पता तो चले कि मुझे कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई है। तो इसके लिए वो उसको कैसे प्राप्त करेगा, यानी कि अब अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसको याद तो नहीं रह सकता इतने दिनों तक कि उसने क्या बेचा, क्या खरीदा, कैसे क्या हुआ। तो इसके लिए वो क्या करता है, लिखता है, लेखा पुस्तकों में लिखता है, फिर उन सब का वो हिसाब किताब करता है और फिर उसके आधार पे वो लाभ या हानि की गणना करता है। लाभ या हानि की गणना करता है, लाभ या हानि की गणना। और उसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो बिजनेस के अंदर एक खाता बनाता है जिसका नेम होता है लाभ हानि खाता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा खाता बनाएगा वो, लाभ हानि खाता या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जिसके लिए अगर वो लाभ हानि खाता बनाता है तो उससे उसको उसका शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि पता चल जाती है कि उसको लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। इसके लिए यानी जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये देखें कोई बिजनेसमैन है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने जो आगम थी यानी कि उसके पास जो बिक्री मान लेते हैं, उसके पास पूरे जो बिजनेस के अंदर उसके पास जो आय हुई वो हुई उसके पास 7 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए की,
7 लाख रुपए की, और उसके पास जो व्यय हुआ यानी कि जो खर्चा मान लेते हैं, यानी व्यय के अंदर यानी कि उसने सामान भी खरीदा और उसके जो अदर जो एक्सपेंसेस यानी खर्चे लगे वो भी आगे, वो लगे उसके 6,40,000 रुपए। अब यहाँ पर यानी इसके पास इनकम कितनी हो रही है, आगम यानी इसके पास आ कितने रहे हैं, ज्यादा 7 लाख आ रहे हैं, और खर्चा कितना यानी व्यय कितना हो रहा है 6,40,000 का। तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है इसको, 60,000 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हो रहा है इसको, 60,000 रुपए का। ऐसे ही अगर हम लोग देखें यानी कि अगर व्यय ज्यादा हो, जैसे व्यय हो गया अपने पास 7 लाख का, और जो आय होती है यानी कि आगम वो हो रही है इसके पास 6,40,000, तो यहाँ पर इसको क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। कितने रुपए की हो रही है यहाँ पर हानि इसको, 60,000 रुपए की। यानी अगर एक नॉर्मल सी बात है, अगर खर्चा ज्यादा लग रहा है और इनकम कम हो रही है, मीन्स अपने क्या चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। अगर हमारे पास इनकम ज्यादा हो रही है और खर्चा जो है यानी व्यय जो है वो कम हो रहा है, मीन्स अपने क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। यानी कि जब व्यय के ऊपर आय का आधिक्य हो तो क्या होगा, हमें लाभ होगा, और जब आय के ऊपर व्यय का आधिक्य हो, तो हमें देख रहे थे कि आगम अगर जो आगम और व्यय के अंदर अगर व्यय का आधिक्य है, अगर व्यय का आधिक्य है आगम पर तो हमें क्या होगी, हानि होगी, और अगर आगम का आधिक्य है व्यय पर तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि अगर हमें आय ज्यादा हो रही है और व्यय जो है वो कम है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और अगर हमारे पास व्यय ज्यादा हो रहा है यानी खर्चा ज्यादा हो रहा है, और अगर हमारे पास जो आगम है वो क्या है, कम है, तो हमें क्या होगी, हानि होगी। यानी अगर यानी कि लाभ हानि की गणना करना लेखांकन का क्या हो गया, दूसरा उद्देश्य हो गया। अब लेखांकन का हम लोग थर्ड उद्देश्य यानी कि तीसरा उद्देश्य के बारे में देखेंगे, जिसका वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। अब इसका जो तीसरा उद्देश्य है वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, इसके अंदर हमें क्या होता है, यानी कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो साल के अंत में यानी कि साल के लास्ट में वो ये चाहेगा कि वो ये पता करे कि उसके पास आगे माल कितना बचा है, संपत्तियां कितनी बची है, परिसंपत्तियां या संपत्तियां कितनी बची है, और उसके पास जो दायित्व है यानी देयताएं है वो कितने हैं। यानी संपत्तियां यानी कि उसके पास अब कुल पूंजी और जो उसका जो बैंक बैलेंस है वो कितना है, और दायित्व यानी कि उसके पास जो उसको जो देने हैं उसके जो लाइबिलिटीज है वो कितनी बची है, यानी उसके अंदर मांगने वाले कितने हैं, और उसके पास फिलहाल यानी वर्तमान टाइम में उसके पास संपत्ति जो है वो कितनी है, उसके बारे में भी वो चाहता है। तो उसके लिए हम लोग एक विवरण तैयार करते हैं। यानी कि वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसी भी व्यवसाय की परिसंपत्तियों और दायित्वों को दिखाने के लिए एक विवरण तैयार करते हैं, जिसका नेम होता है स्थिति विवरण या तुलन पत्र, और हम उसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट, जिसके अंदर हम लोग दोनों तरफ का जो टोटल होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी उसके अंदर हम लोग देयताएं और परिसंपत्तियां दोनों का हम लोग टोटल करते हैं। परिसंपत्तियों का पता करते हैं कि परिसंपत्तियां कितनी हैं, देयताएं यानी लाइबिलिटीज का पता करते हैं कि लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है। तो इस प्रकार से वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना लेखांकन का कौन सा उद्देश्य हो गया, तीसरा उद्देश्य हो गया। अब अपने पास आता है चौथा उद्देश्य। चौथा उद्देश्य जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य उद्देश्य भी मानना था हमने इसको, सबसे पहले उपयोगकर्ताओं तक सूचनाओं को पहुंचाना। तो जो अपना चौथा उद्देश्य है वो है उपयोगकर्ताओं तक सूचनाओं को पहुंचाना, या उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध करवाना। लेखांकन का चौथा उद्देश्य होता है उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना। यानी कि व्यवसाय के अंदर उपयोगकर्ता होते हैं। उपयोगकर्ताओं के बारे में हमने जब लेखांकन की परिभाषा के बारे में पढ़ा था, और जिसके अंदर हम लोग आर्थिक घटनाएं देख रहे थे, उसके अंदर हमने उपयोगकर्ताओं को दो प्रकार के पढ़ा था।
एक तो होता है आंतरिक उपयोगकर्ता और एक होता है बाह्य उपयोगकर्ता। कौन से उपयोगकर्ता होते हैं? एक तो होता है आंतरिक उपयोगकर्ता और एक होता है बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता। अब आंतरिक उपयोगकर्ताओं के अंदर अगर हम बात करें मुख्य रूप से, तो सबसे पहले जो आता है ना वो होता है अपना प्रबंधक, यानी व्यवसाय के अंदर एक मैनेजर होता है यानी कि प्रबंधक होता है, जो उसके पास हमें जो लेखांकन की सूचनाएं होती है वो पूर्ण रूप से एकदम शुद्ध निष्पक्ष रूप से की गई जांच जो है वो हम लोग प्रबंधक तक पहुंचाएंगे। प्रबंधक जो होता है वो उन सूचनाओं को देखेगा जो लेखांकन की सूचनाएं हमने वहां तक पहुंचाई है, जिसके अंदर हम लोग व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण यानी कि तुलन पत्र, यानी ये सब जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं यानी वित्तीय खाते होते हैं उन सभी को हम लोग प्रबंधक तक पहुंचाएंगे। फिर उनको देख करके वो आगे के बारे में प्लानिंग करेगा यानी कि नियोजन करेगा। अगर उसके अंदर कुछ ज्यादा खर्चे हो रहे हैं तो उसको वो कंट्रोल करेगा, उनपे नियंत्रण करेगा और फिर उनको एडजस्टमेंट भी करेगा यानी समायोजन भी करेगा। और उसके बाद में वो आगे क्या निर्णय लेना है, आगे क्या डिसीजन लेना है वो भी प्रबंधक ही डिसाइड करेगा। लेकिन किन पर? जब उसके पास सही सूचनाएं पहुंच जाएगी। तो लेखांकन का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, क्योंकि जब प्रबंधक के पास सूचनाएं पहुंचेगी तभी वो आगे के बारे में निर्णय ले सकेगा। और बाह्य उपयोगकर्ताओं के अंदर कौन सी होती है? बाह्य उपयोगकर्ताओं के पास हम लोग पूरी जानकारी नहीं भेजते हैं, उनके पास हम लोग उनकी सीमित उनकी योग्यताएं होती है उनके आधार पर ही हम भेजते हैं। यानी कि बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं, किसी के पास हमें ज्यादा डिटेल भेजनी पड़ेगी तो किसी के पास कम डिटेल्स भेजनी पड़ती है। और जैसे बाह्य उपयोगकर्ताओं में सबसे पहले आता है अपने पास निवेशक। निवेशक या फिर संभावित निवेशक यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर अपने जो रुपए होते हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? उनको हमें हमारे बिजनेस के जो फायदे होते हैं वो हमें बताने पड़ते हैं। हमारे बिजनेस की स्थिरता क्या, यानी कि हमारा बिजनेस इतने सालों से टिका हुआ है उसके बारे में बताएंगे। हमारे बिजनेस की जो पिछले 3 या 4 साल की जो ग्रोथ रेट है या फिर जो उनका जो लाभ प्रतिशत है वो दिनों दिन बढ़ रहा है वो भी हम लोग उसको बताएंगे। यानी कि ये सब चीज के लिए हमें निवेशक को बताना पड़ता है। यानी कि बाह्य उपयोग वो हम लोग कैसे बता पाएंगे? जब हमारे पास लेखांकन की सूचनाएं उपलब्ध होंगी। तो लेखांकन का जो मेन उद्देश्य वो क्या हो रहा है? उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध करवाना। ऐसे ही हमारे जो बिजनेस को जो लोग ऋण देंगे यानी कि लोन देंगे उन लोगों को भी हमें हमारे बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनी या हमारा जो बिजनेस है उसकी मार्केट के अंदर क्या गुडविल है या क्या साख है, मार्केट के अंदर उसकी इमेज क्या है। यानी कोई भी कंपनी हो या कोई भी जो लोन देने वाला हो वो ये देखता है कि इसने अगर पहले से कभी लोन लिया है, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं हमें बैंक वाले नोट ड्यू तैयार करने का बोलते हैं कि आप पहले वो तैयार करवा के लो, बाकी बैंक से आपने लिया है नहीं लिया है। ऐसे ही जो लोन देते हैं वो पहले पता करते हैं कि इसने पहले कैसे लोन लिया है या नहीं लिया। अगर लिया है तो इसने उसको कैसे भरा है, यानी इसको भरने में, उसको लोन को भरने में, पूरा करने में इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। यानी ये सब की जानकारी हमें हमारी कंपनी के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में ऋणदाताओं को देनी होती है। और फिर हम लोग उनको हमारा जो पेमेंट करने का जो तरीका होता है उसके बारे में भी हम लोग उनको बताते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे पास आपूर्तिकर्ता या फिर लेनदार। कौन से आते हैं? आपूर्तिकर्ता या लेनदार। लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स, आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर्स, जो हमें माल की सप्लाई करते हैं, जो हमारे पास माल बेचते हैं या फिर जो हमारे अंदर पैसे मांगते हो। यानी हमारे पास किसी ने माल भेज दिया वो क्या हो गए? लेनदार हो गए। हमने किसी से उधार माल लेकर के आ गए, हमने पैसे दिए नहीं, तो उनको भी हमें हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। उनको हम लोग क्या जानकारी देंगे? यानी उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर है यानी हमारे जो देनदार हैं वो हमें कब तक पेमेंट करते हैं या किस किस तरीके से पेमेंट करते हैं। यानी हमारे पास पेमेंट कब तक आ जाता है? जब हमारे पास पेमेंट पहुंच जाता है तो इनके पास भी आसानी से पहुंच जाएगा। यानी अगर बिजनेस में इनके पास पेमेंट पहुंच जाएगा तो वो लेनदार को, बिजनेस है जो लेनदार होता है उसको अपना जो पेमेंट है वो पहुंचा देगा। तो उनको ये जानकारी देनी होती है। और हमारा जो बिजनेस जो होता है उसकी रेगुलरिटी यानी उसकी जो निरंतरता है वो बनी रहनी चाहिए। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि बिजनेस चला लिया हमने, फिर 10 दिन बंद कर दिया, 20 दिन स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो निरंतर होना चाहिए। उसके बारे में भी हमें जो आपूर्तिकर्ता और लेनदार होते हैं उनको बताना पड़ता है। उसके बाद में आते हैं हमारे पास ग्राहक।
अब ग्राहकों को कोई मीन्स नहीं होता कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। उनको एक ही मीन्स होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। अगर वो अच्छा है और प्रोडक्ट को आप सेल करने के बाद में, प्रोडक्ट को बेचने के बाद में आप उनको कौन सी सेवाएं देंगे, यानी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग मार्केट से मोबाइल फोन लेकर के आते हैं, यानी कि हम उनको ये नहीं पूछते आप इस मोबाइल में कितने कमा रहे हो, वो हमें रेट बता देता है, हमें सही लगता है, हम खरीद लेते हैं। लेकिन हम उसके ऊपर, इस बात के ऊपर हम लोग प्रभावित होते हैं कि आगे वो हमें क्या बेनिफिट देता है। कुछ शॉपकीपर्स यानी कुछ कंपनी जैसी होती है जो अपने कस्टमर्स को 1 साल तक के लिए, अगर आपका फोन खराब हो जाता है तो आपको 1 साल तक फ्री सर्विस मिलेगी, यानी कि अगर आपका फोन खराब हो जाएगा तो आपको बिना कोई चार्ज लिए आपका फोन ठीक किया जाएगा। या कुछ लोग जो होते हैं वो गारंटी लेते हैं, यानी कि अगर आपका फोन खराब हो जाएगा या फिर जैसे पानी में गिर गया तो आपको नया फोन मिलेगा, या जैसे वॉशिंग मशीन होती है उसके बारे में भी वो ऐसा यानी गारंटी होती है, प्रोडक्ट के बारे में गारंटी। और जैसे कुछ होते हैं, जैसे हमने मार्केट से रेफ्रिजरेटर लिया यानी फ्रिज लिया, तो वो हमें क्या बोले, अगर आपका खराब हो गया रेफ्रिजरेटर तो हमारी जो दुकान का या हमारी जो शॉप का या हमारे बिजनेस का जो भी मैकेनिक है वो आपके घर पर जाकर के उसको ठीक करके आएगा। यानी ग्राहक को ये विश्वास दिलाना कि आपको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसके लिए हम आपको समय समय पर सही सेवाएं देते रहेंगे। उसके बाद में आती है सरकार। अगर आपका बिजनेस बड़ा है या फिर अगर आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, उसके लिए बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में आपके बिजनेस के भी रूल्स होते हैं, जिनके बारे में आपका ये फर्ज बनता है कि आप लोग गवर्नमेंट को ये बताओ कि हमारी जो बिजनेस या हमारी जो कंपनी है उसके अंदर हम लोग, हमारे ये रूल्स है उनको बताना। उसके बाद में आते हैं हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व है। आज का टाइम जो एक मॉडर्न टाइम है यानी कि आधुनिक समय है, इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना या लाभ कमाना ही उद्देश्य नहीं रह गया है। व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं रह गया है, व्यवसाय का उद्देश्य हो गया समाज सेवा भी करना, यानी कि लाभ कमाइए साथ में सेवा भी कीजिए, लाभ और सेवा दोनों। तो हमारा जो भी, अब अगर जितना बड़ा बिजनेसमैन हो गया या जितनी बड़ी कोई भी कंपनी होगी, जितना बड़ा बिजनेस होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, उत्तरदायित्व होगा समाज के प्रति, यानी कि वो समाज के बारे में क्या कर रहा है। जैसे अभी हमने देखा कोरोना काल चल रहा है और अभी जो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं या बिजनेसमैन है उन सब ने भारत सरकार को अपने जो पीएम केयर्स फंड है उसके अंदर अपने डोनेट किए है। जैसे अगर हम बात करें अंबानी जी की या फिर टाटा कंपनी है, यानी इन सब ने अपनी तरफ से समाज सेवा के अंदर अपना जो उत्तरदायित्व होता है, सामाजिक जो इनका उत्तरदायित्व वो दिया है। और बहुत सा बार ऐसा भी होता है सामाजिक उत्तरदायित्व के अंदर, यानी कि पर्यावरण की हम लोग रक्षा कैसे करते हैं पर्यावरण के अंदर, जैसे कुछ यानी सामाजिक उत्तरदायित्व जो होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, बिजनेसमैन जो भी जितना बड़ा होगा उसके उत्तरदायित्व वो उतने ही बड़े होंगे। पर्यावरण के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं जो उद्योगपति होते हैं वो अपने शहर के अंदर या अपनी जो उनकी कॉलोनी होती है जहाँ पर वो रहते हैं उसके अंदर वो एक पार्क लगा देते हैं, उसके अंदर पौधे लगा देते हैं, यानी इससे वो क्या करें, पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास आती है प्रतियोगी। क्या आती है, प्रतियोगी, यानी कि हम लोग हमारे प्रतियोगियों के पास भी, यानी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन तक भी हम लोग हमारी जो प्रोग्रेस होती है, हमारे लेखांकन के अंदर हमारे बिजनेस की जो प्रोग्रेस होती है वो हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे। यानी कि तो वो भी कैसे होगा, जब हमारे पास लेखांकन की सूचनाएं होंगी। तो लेखांकन का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध करवाना। बाह्य उपयोगकर्ताओं में कौन कौन से आगे, निवेशक, ऋणदाता, आपूर्तिकर्ता या लेनदार, ग्राहक, सरकार, सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रतियोगी। और जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं उसके अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, प्रबंधक, यानी कि प्रबंधक होते हैं, या फिर उसके अंदर जो बिजनेस के अंदर जो और भी जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि जो जैसे सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, तो उन तक हमारी जो सूचनाएं होती है, बिजनेस की जो सूचनाएं होती है वो पहुंचाना, यानी प्रबंधक के पास या उस तक जो सूचनाएं हम लोग पहुंचाते हैं तो उनको हमें पूरी सूचनाएं पहुंचानी होती है। आई थिंक आप लोगों के ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेखांकन की भूमिका और लेखांकन की जो आधारभूत शब्दावली होती है, यानी अभी हमने जैसे परिसंपत्ति, देयताएं या फिर जो लेनदार, देनदार, पूंजी, आहरण, इनका जो नाम लिया है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।